आप ट्रेन्स में इतने बार सफर किए हो, आप ये नोटिस करना कि जो स्टेशन आते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि आप किसी स्टेशन में देखते होंगे सेंट्रल लिखा हुआ है, जैसे कि कानपुर सेंट्रल। किसी और स्टेशन में आप देखोगे जंक्शन लिखा हुआ है, किसी और स्टेशन में आप देखोगे टर्मिनल लिखा हुआ है, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल। तो ये आखिर क्या होते हैं, सब अलग अलग क्यों होते हैं? देखो, स्टेशन तो आखिरकार स्टेशन हुआ, तो ये क्या अलग अलग देते हैं? तो असल में इसका भी डीप मीनिंग है, जो कि इतने लोग ट्रेन में सफर करते हैं लेकिन कभी लोग सोचते ही नहीं इसके बारे में। देखो, जब भी जंक्शन आए, कोई भी जंक्शन स्टेशन, तो समझ लो वो एक मीडियम साइज्ड स्टेशन है। यानी किसी भी जंक्शन से एटलीस्ट 3 डिफरेंट रूट आपको मिल जाएंगे। एक स्टेशन है और 3 अलग अलग रूट उस जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, मिनिमम 3, तो वो जंक्शन बन जाता है। जंक्शन के बाद आता है सेंट्रल स्टेशंस। पूरे भारत में सिर्फ 5 सेंट्रल स्टेशंस हैं, जैसे कि कानपुर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल। सेंट्रल स्टेशंस को ओरिजिनल गैंगस्टर कहा जाता है, जिसे ओजी कहते हैं ना, वो स्टेशंस। ये वो स्टेशंस है जहां पे अगर आप जाओगे तो आपको भारत के किसी भी कोने का ट्रेन मिल जाएगा। जी हाँ, सबसे पावरफुल स्टेशंस को सेंट्रल स्टेशंस कहा जाता है। और पूरे यूपी, बिहार, बंगाल एरिया में सिर्फ कानपुर एक जगह है जो कि है सेंट्रल स्टेशन। अब आते हैं टर्मिनल, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल, या फिर ऐसे बहुत टर्मिनल स्टेशंस आपको दिख जाएंगे। टर्मिनल स्टेशंस मतलब वो स्टेशंस जहां पर ट्रैक खत्म हो जाता है। लिटरली टर्मिनल शब्द ही टर्मिनेशन से आया है। टर्मिनेशन मतलब किसी चीज को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना। और आप ये नोटिस करना कि आप अपना टिकट बुक करोगे और ट्रेन का रूट चेक करोगे तो ज्यादातर टाइम जो आखिरी स्टेशन होगा जहां पर ट्रेन रुकती है वो टर्मिनल ही होगा। टर्मिनल वो स्टेशन होता है जहां से ट्रेन वापस बैक हो जाती है, क्योंकि वहां पर ट्रैक खत्म हो जाता है। अब आते हैं कैंट स्टेशन में। देखना, आगरा CANTT कंटोनमेंट, अंबाला कैंट, ऐसे कई स्टेशन आपको दिख जाएंगे जो कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन होते हैं। कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जो कि मिलिट्री कैंटोनमेंट यानी मिलिट्री एरिया के आसपास हो, आर्मी से जुड़े हुए चीजों की, सामानों की मूवमेंट अच्छे से हो पाए, वो होता है कैंटोनमेंट स्टेशन। दिल्ली कैंट भी आपको मिल जाएगा, मेरठ कैंट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंटोनमेंट रीजन में होते हैं, यानी मिलिट्री एरिया में, जहां पर मिलिट्री का कैंप हो। इंडिया में रोज करोड़ों लोग स्टेशन और ट्रेन्स में जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को इसके बारे में पता था। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। याद है आपका वो फैंटेसी जिसमें कि हम सोचते थे कि मान लो मोबाइल रखा हुआ है या कंप्यूटर रखा हुआ है और हम बस सोच के मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी को कंट्रोल कर पाए, सिर्फ सोच के। तो व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव, बिकॉज ऐसा हो चुका है। अब एलॉन मस्क का न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट में इतने डेवलपमेंट्स आ गए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। किसी को पैरालिसिस है, एक ऐसा इंसान जो कि अपना हाथ पैर नहीं हिला पाता, सर भी नहीं हिला पाता, वो बस सोच के अब कंप्यूटर्स में चेस खेल सकता है और खेल रहा है। सोच के मैसेज में टाइप कर सकता है। वो मन में ए सोचेगा तो ए टाइप होगा, बी सोचेगा तो बी टाइप होगा। इनफैक्ट एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पे ये जो आप ट्वीट देख रहे हो, जो कि 22/3/24 को पोस्ट किया गया था, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक ट्वीट है, क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा ट्वीट है जो कि बस सोच के किया गया है न्यूरालिंक के जरिए। यानी अगर ये चिप आपके दिमाग में लगा दिया जाए तो आप बस सोचोगे और आप टीवी का चैनल चेंज कर पाओगे, सोचोगे और रील को स्क्रॉल कर पाओगे। ये अभी तक बस एक फैंटेसी थी, एक ऐसी फैंटेसी जो बस मूवीज में ही पॉसिबल हो पाता था, लेकिन अब ये ऑफिशियल एक्चुअल रियलिटी बन चुका है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। क्या आपने उस लॉ सूट के बारे में सुना जिसमें कि नेटफ्लिक्स और फेसबुक को ड्रैग किया गया है? 2 US सिटीजन मैक्सिमिलियन क्लेन और सारा ग्रेवेट, इन दोनों ने क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया है फेसबुक और नेटफ्लिक्स पे। इस लॉ सूट में ये कहना है कि नेटफ्लिक्स फेसबुक के प्राइवेट मैसेजेस को फेच करता था और ये दोनों कंपनी एक स्पेशल रिलेशनशिप को एंजॉय करते थे। मतलब मान लो कि नेटफ्लिक्स को ये पता करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है और उसके हिसाब से नेटफ्लिक्स अपना शो प्रोड्यूस करेगा, तो इसके लिए उसको चाहिए डेटा कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो जो लोग आपस में फेसबुक मैसेंजर के जरिए बात करते हैं वो क्या बात कर रहे हैं, किस वर्ड का ज्यादा यूज हो रहा है, ये सब डेटा नेटफ्लिक्स के पास होगा, तो वो उसके हिसाब से रिकमेंड कर पाएगा शोज को और नए शोज बना पाएगा। तो यही चीज फेसबुक और नेटफ्लिक्स मिल के कर रहे हैं। ऐसा
एलिजेड है इस लॉसूट में। अब ये बात ट्रू है कि नहीं ये तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी कंपनी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे time.com का ये आर्टिकल देखो, गूगल एग्रीज टू डिलीट यूजर्स इनकॉग्निटो ब्राउजिंग डेटा इन लॉसूट सेटलमेंट। मतलब ये क्या है भाई, क्या है ये? इनकॉग्निटो का मतलब ही यही होता है कि हम क्या चला रहे हैं, नेट पे क्या देख रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता होना चाहिए और ब्राउजर में ऑटो डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये हेडिंग क्या है? गूगल इसमें यही कह रहा है कि जब लोग इनकॉग्निटो में नेट चलाते थे तो जो डेटा हम स्टोर करते थे उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो काहे का इनकॉग्निटो? गध है। आखिरकार कोर्ट ऑफ लॉ ही इन कंपनीज को ट्रैक पे लाती है। सिर्फ एक ही कंपनी है जो एक्चुअल में अपने वसूलों पे टिकी हुई है, अपने नियम पे टिकी हुई है, वो है एप्पल। एप्पल किसी का भी डेटा किसी को भी देने से मना कर देती है। मतलब इतने सालों के इतिहास में सिक्योरिटी के मामले में एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसपे पूरा विश्व ट्रस्ट करता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके एंड्रॉइड में लॉक पड़ जाए और आप गली के दुकान वाले को दोगे अपना फोन, तो मे बी वो कुछ डेटा रिट्राइव करके आपको दे दे, कुछ। लेकिन एप्पल का एक बाइट भी रिकवर करके दिखा दे, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एप्पल है भाई, अपना सेव है वो। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। ये एक दिन पहले का ही पिक्चर है और ये बहुत लोगों का फैंटेसी था कि ऐसा कुछ हो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टक बाय लाइटनिंग। ये एक्चुअल में लाइटनिंग से स्टक हुआ और परफेक्ट टाइम पे हाई फ्रेम कैमरा ने इसको कैप्चर किया। ये एक एक्चुअल रॉ फोटो है। साल 2011 के बाद ये पहला अर्थक्वेक है न्यूयॉर्क का। जिस दिन ये लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ उसके अगले दिन ही 4.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक न्यूयॉर्क को हिट किया। इसी टाइम के दौरान जापान में भी अर्थक्वेक हिट किया था और इसी टाइम के दौरान भारत के हिमाचल प्रदेश में भी अर्थक्वेक हिट किया था। आपको पता है वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं ये हमारे धरती के प्लेट्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर ज्यादा टेंशन धरती के प्लेट्स में बिल्ड हो जाए तो एक बड़ा सा अर्थक्वेक आ सकता है जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, 7-8 मैग्नीट्यूड का। तो अगर छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं और मल्टीपल टाइम्स पे आ रहे हैं तो ये अच्छा है धरती के लिए। इसका मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसका मतलब कि अर्थक्वेक आएंगे लेकिन कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा। अगर कभी 9 या 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए तो एक साथ करोड़ों नहीं अरबों लोग मर जाएंगे। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। ये कोई फैक्ट नहीं है बट एक बहुत ही डीप कोट है जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। इसको अनुपम खेर जी ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। सम पीपल टॉक टू यू इन देयर फ्री टाइम एंड सम पीपल फ्री देयर टाइम टू टॉक टू यू। ये बहुत ही गहरी बात है और सबके लाइफ में अप्लाई होती है। कुछ लोग आपसे बात करने के लिए फ्री टाइम निकालते हैं और कुछ लोग अपने टाइम को फ्री करते हैं ताकि वो आपसे बात कर पाए। दैट्स गजब। कभी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड से लड़ाई हो ना तो ये भेज देना उसको, मस्त सूट करेगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। आपने उन टावर के केसेस के बारे में सुना होगा जिसमें एक घर का इंसान टावर के कंपनी के ऊपर केस करता है कि मेरे घर के बहुत पास ही ये टावर लग रहा है, टावर से बॉडी में प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, लेकिन जब यही बात कोर्ट में जाती है तो कोर्ट या फिर गवर्नमेंट इस बात को नकार क्यों देती है और वो कहीं भी शहर के बीच में ही टावर क्यों लगा पाती है? मतलब कोई इंसान अगर केस करेगा टावर कंपनी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर ही फाइल कर दे केस, फिर भी कोर्ट ज्यादातर केसेस में इस बात को नकार क्यों देती है और टावर कंपनी को अलाउ क्यों कर देती है कि वो आपके घर के सामने ही टावर लगा पाए? ऐसा इसलिए, जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टावर से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है, यानी एक ऐसा रेडिएशन जो कि बॉडी के सेल को ब्रेक नहीं कर सकता है और ना ही कोई सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है। यानी अभी तक जितना विज्ञान ने जाना है, मोबाइल टावर्स हार्मफुल नहीं होते, भले वो 4G हो या 5G हो। अब कोर्ट्स और गवर्नमेंट सिर्फ साइंटिफिक डेटा को ही मानेगी, किसी क्लेम, किसी दावे को कोर्ट कभी नहीं मानेगी। जो साइंटिफिक रिसर्चेस में प्रूव हुआ है उसी को मानेगी। हाँ, लेकिन और कई रीजंस है जिसके चलते कभी कभी इंसान जीत जाता है टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ। जैसे मान लो जो नॉइज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है जिससे कि लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है, तो उस बेसिस पे टावर को हटाया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि टावर से रेडिएशन निकलता है, उससे कैंसर होता है, ये दुनिया की कोई कोर्ट ने कभी भी नहीं माना है। यूवी रे, एक्स रे, ये सब होते हैं खतरनाक रेज, आयोनाइजिंग रेज, जो कि बॉडी के सेल को ब्रेक कर देते हैं। यानी हर सेल में जो डीएनए मौजूद है उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे बॉडी का जो इंस्ट्रक्शन बुक होता है वही टूट जाता है।
और बॉडी कैसे नॉर्मली ग्रो होगा ये बॉडी को पता ही नहीं होता जीन्स ब्रेक होने के बाद, और फिर आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ हो जाता है सेल्स का, जिसे कि कैंसर कहते हैं। लेकिन जो मोबाइल टावर से निकलती है नॉन आयोनाइजिंग रेज वो बॉडी पे जरा भी इफेक्ट नहीं करती। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। इस पूरे धरती के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड सबको कंबाइन कर दे तो क्रिश्चियन बेल ही एक ऐसा एक्टर है जिनको की ट्रांसफॉर्मेशन किंग माना जाता है ट्रू सेंस में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है, जिसके लिए अनलिमिटेड लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है। जैसे कि द मशीनिस्ट मूवी के लिए ये अपने बॉडी वेट को 54 किलोज पे लाए थे और इतने पतले हो गए थे। बैटमैन बिगिंस के लिए 86 किलो पे लाए थे अपने बॉडी को। द फाइटर के लिए 65 केजीज पे। अमेरिकन हसल नामक मूवी के लिए 104 केजी पे लाए थे। वाइस मूवी के लिए 103 केजी पे लाए थे। फोर्ड वर्सेस फरारी के लिए 70 केजी पे लाए थे। यानी एक मोटे अंकल का रोल हो या फिर यंग डैशिंग हीरो का रोल हो, इन्होंने अपने बॉडी को इतने बार ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि इनके न्यूट्रिशन सलाहकारों ने ये कहा है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी के लिए ठीक नहीं है। बॉडी सेल्स का जो नॉर्मल एनर्जी होता है वो डिस्टर्ब होता है बहुत जब कोई ट्रांसफॉर्म करता है तब। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। साल 2003 एयरपोर्ट पे आपने बहुत सारे प्लेन्स को रखे हुए देखा होगा। वो अक्सर वहां पार्क्ड रहते हैं जब तक उनका टेक ऑफ टाइम नहीं आता तब तक। पर एयरपोर्ट की घमासान सिक्योरिटी को देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि एयरप्लेन को चोरी करना उतना आसान होगा? GTA जैसे गेम्स में तो इजीली प्लेन को चोरी करो, कार को चोरी करो, बहुत आसान है ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में प्लेन चोरी करना ये बस एक लोगों का फैंटेसी है, एक नॉटी सा फैंटेसी जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इस पूरे इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जिसमें लिटरली एक पार्क्ड प्लेन को दो इंसानों ने चुरा लिया है और उड़ा के ले गए हैं, और कहां ले गए हैं वो आज तक नहीं पता चला। 25 मई 2003 एक बोइंग 727-223 एयरलाइनर क्वाट्रो डी फेब्रेरो एयरपोर्ट लुआंडा अंगोला से चोरी हो गया था। अंगोला अफ्रीका में है। जैसे ये प्लेन चोरी हुआ लोगों को ये उम्मीद था कि रेडार टेक्नोलॉजी है क्योंकि तो वो ट्रेस कर लेंगे कि कहां उड़ा के ले जा रहे हैं वो दो चोर, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं। वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक सर्च जारी की गई लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा, लेकिन उस एयरक्राफ्ट का ट्रेस आज तक फाइंड नहीं हुआ है। बेन सी पैडिला और जॉन एम मुटेंटू ये दोनों फ्लाइट इंजीनियर और मैकेनिक्स थे। वहां के विटनेसेस के द्वारा ये दोनों लोग जिसका रिकॉर्ड, पासपोर्ट या आईडी किसी के पास नहीं है, वो दोनों एयरक्राफ्ट के अंदर गए और बिना कंट्रोल टावर को कम्युनिकेट किए टेक ऑफ कर लिए और फिर प्लेन बढ़ गया अटलांटिक ओशन के ऊपर। ना वो प्लेन मिला, ना वो दोनों इंसान का पता लग पाया, और ना ही आज तक उस प्लेन का डेब्रिस यानी उस प्लेन का मलबा मिला। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। क्या आपको पता है साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार बर्थडे केक में जब कैंडल लगता है और कैंडल को हम जलाते हैं, इससे केक के ऊपर का बैक्टीरिया 1400% से बढ़ जाता है, क्योंकि कैंडल में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन फिर भी इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज हमारा बॉडी बैक्टीरियाज को हैंडल कर सकता है। अब दिल्ली का हवा और बाकी पॉल्यूटेड शहरों का हवा जब सिगरेट्स के बराबर है और फिर भी इंसान जी रहा है, इससे आप बॉडी की क्षमता को देख सकते हो कि वो कितना झेल सकता है। तो 1400% इंक्रीज इन बैक्टीरिया बॉडी के लिए कोई बड़ा डील नहीं है, और इसलिए ऐसा नहीं है कि कैंडल रखना केक के ऊपर बैन कर दिया हो या ऐसा कुछ। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। आप कितना माइंडफुल रख पाते हो अपने आप को? यानी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई दिमाग शांत कर अपना, तो आप कहोगे नहीं हो रहा है यार, शांत नहीं होता है, मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, शांत नहीं होता है। तो देखो, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे कई साइंटिफिक रिसर्चेस है जिसमें यह पता चला है कि माइंडफुलनेस या फिर दिमाग को काम करने की प्रॉपर्टी एक्चुअल में आपके डीएनए के अंदर होती है। यानी जेनेटिक्स डिसाइड करती है कि आपका ब्रेन कैसा होगा। मतलब अगर किसी बच्चे का दिमाग बहुत चंचल है और आप देखते हो उसको, आप मन में सोचते हो कि यार कितना चंचल है वो, तो एक्चुअल में उसके डीएनए में ही वो चीज होती है, उसका जीन्स ही वैसा है। यानी बहुत चीजें हैं जो कि जेनेटिक्स डिसाइड करती है। बहुत लोग ऐसे मीम्स पोस्ट करते हैं कि यार ये जो कुछ बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं उनका बाल कितना सही है, 40, 50, 60 साल होने के बाद भी बाल कितना परफेक्ट है। तो कुछ एक्टर्स तो ट्रांसप्लांट के जरिए ये काम करते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स का नेचुरली ही अच्छा हेयर लाइन होता है। तो एक्चुअल में उनका लक आप कह सकते हो, क्योंकि उनका जेनेटिक्स बहुत हद तक हेयर लाइन को डिसाइड करता है। और माइंड कैसा है किसी का, ये भी जेनेटिक्स से बहुत हद तक डिसाइड होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि सोसाइटी में अगर किसी का इज्जत नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में किसी का बाप बेवड़ा है
दिन भर पीते रहता है, तो उसकी वाइफ या उसके बेटे का भी कोई खास इज्जत नहीं होता है सोसाइटी में, जब तक उसका बेटा बहुत अलग ना हो तब तक। क्योंकि जनरली लोग यही मानते हैं कि जैसा वो बाप होगा वही क्वालिटीज, वही खून बेटे में भी जाएगा। तो इसी चीज को अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो जीन्स की बात हो रही है कि जीन्स ही वैसा है। जीन्स इंटेलिजेंस को डिसाइड करती है, हेयर लाइन को डिसाइड करती है, माइंडफुलनेस कैपेबिलिटी को डिसाइड करती है, यानी ब्रेन को काम करने की कैपेबिलिटी को, कॉन्फिडेंस को डिसाइड करती है, सोशल सिचुएशंस में एंजाइटी कितना होगा आपको उसको डिसाइड करती है, आपके बॉडी में फैट कितना होगा उसको डिसाइड करती है। कुछ लोग हैं जो कितना भी खाते हैं बॉडी पे नहीं लगता, कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा खाएंगे फैल जाएंगे। ये सब आपकी गलती नहीं है मेरे भाई, ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स। और हम कुछ हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत पतला है, वो चाहता है कि मैं थोड़ा फिट हूँ, वो ट्राई कर रहा है बट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। एफर्ट से सब कुछ पॉसिबल है, आपके मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगा आपको। वही अगर आपका जीन्स ही अच्छा होगा तो आपको कम मेहनत लगेगा। भाई ये यूनिवर्स का रैंडमनेस और लक कितना कुछ डिसाइड करता है हमारे लाइफ के बारे में। ये यूनिवर्स एकदम रैंडमनेस पे टिका हुआ है। 90% से ज्यादा चीजें तो अपने हाथ में होती ही नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है पॉलिटिक्स में कि सत्ता यानी पावर का नशा इस दुनिया का सबसे बड़ा नशा होता है। क्योंकि दुनिया की ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो अगर कंट्रोल में आ जाए सत्ता के जरिए तो ये ब्रेन को इतना डोपामिन देता है कि वो किसी ड्रग से भी ऊपर होता है। ये बहुत ही डीप हो गया आई नो, बट मजा आया होगा आपको ये जानने में। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। जापान जैसे देश में इतने अर्थक्वेक आते हैं, तो क्या आपको लगता है वहां की गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं की होगी? ऑफ कोर्स की है। जापान में जब अर्थक्वेक आता है तो जब तक बहुत ह्यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्थक्वेक ना हो, सुनामी इंड्यूस करने के लेवल का अर्थक्वेक ना हो, तब तक वहां के बिल्डिंग्स खड़े रहते हैं और सालों साल खड़े ही रहते हैं। और ऐसे कई वीडियोस को आपने देखा होगा जिसमें कि जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स ऐसे राइट लेफ्ट हिल रहे होते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं है। ये आखिर कैसे होता है? भारत में तो ऐसा नहीं होता है। भारत में बिल्डिंग एक जगह होते हैं अर्थक्वेक में, स्ट्रॉन्ग वाले बिल्डिंग्स, लेकिन ऐसे हिलते हुए कभी नहीं दिखते हैं। तो जापान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो बिल्डिंग्स को स्प्रिंग की तरह बना देते हैं? तो उसका आंसर है बिल्डिंग्स के नीचे मौजूद ये टेक्नोलॉजी। जापान के बिल्डिंग्स के नीचे शॉक एब्जॉर्बर्स मौजूद होते हैं, जो कि जब भी भूकंप आता है तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। और बड़े बड़े स्प्रिंग्स होते हैं जो कि बिल्डिंग्स को अच्छा खासा लीन करने में और फ्लेक्सिबल बनने में मदद करते हैं। और ऐसे ही वो बनाते हैं ट्रू अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। जब तक हद वाला अर्थक्वेक ना आए तब तक जापान के बिल्डिंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम और आप जब जापान में जाएंगे तो ऐसा रिएक्शन होगा कि बाप रे ये बिल्डिंग हिल रहा है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन। वो कहेंगे कि हाँ देख हिल रहा, आया होगा अर्थक्वेक। बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। रूबिक्स क्यूब, जिसके साथ आपने बचपन में जरूर खेला होगा, ये 1974 में इन्वेंट हुआ था। और अर्नो रूबिक जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था और जिनके सरनेम पे ही इस क्यूब का नाम रखा गया है, ये जब इसको पहली बार बनाए थे यानी 1974 में, तब इसको सॉल्व करने में उनको 1 महीने लग गए थे। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे अजीब इन्वेंशंस में से एक आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रू है। इसके इन्वेंटर ने खुद 1 महीने लगा दिए थे। तो अगर आपको रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में कुछ घंटे लगे तो आपको चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो इन्वेंटर था उसने ही इतना समय लगा दिया था। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसी और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।